फार्माकोफिजिक्स में बेसिकली 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहला मेथड ऑफ लिमिट्स, सीमा विधि। दूसरा मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, सतत उद्दीपक विधि। और तीसरा मेथड ऑफ एवरेज एरर या औसत त्रुटि विधि। एक एक को विथ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला मेथड ऑफ लिमिट्स, सीमा विधि। मेथड ऑफ लिमिट्स को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मेथड ऑफ मिनिमल चेंज, मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन इत्यादि। आइए देखते हैं मेथड ऑफ लिमिट से हम एल और डीएल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसमें बेसिकली हम फिजिकल एनर्जी को इंडिविजुअल या सब्जेक्ट को देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर उस फिजिकल एनर्जी को आप डिटेक्ट कर रहे हो तो आप यस में जवाब देंगे, अगर डिटेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप नो में जवाब देंगे। जैसे साउंड की कोई आर्बिट्री यूनिट हमने प्रेजेंट की, वो साउंड उसको सुनाई नहीं दिया, वो बोला नो, हमने उसको मार्क कर लिया। इस फिजिकल एनर्जी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों क्रम में देते हैं। जैसे साउंड की कोई आर्बिट्री यूनिट हमने प्रेजेंट की, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट की, उसने नो बोला, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, नो बोला, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, नो बोला, फिर थोड़ा सा बढ़ाया। सपोज उसने यस बोला कि हाँ साउंड सुनाई दे रहा है, हम वहाँ उस ट्रायल को रोक देते हैं। डिसेंडिंग में हम अपर लेवल से लेते हैं जहाँ उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर उससे घटते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, और जहाँ वो कहता है कि अब आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है, वहाँ हम रोक देते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें और उससे ये देखें कि मेथड ऑफ लिमिट से एब्सोल्यूट लेमन या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। चलिए इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टेबल में पहले कॉलम में साउंड की आर्बिट्री यूनिट्स दी गई है और बाकी 10 कॉलम हैं जिसमें 5 में फिजिकल एनर्जी को असेंडिंग सीरीज़ में दिया गया है और 5 को डिसेंडिंग सीरीज़ में दिया गया है। पहले ट्रायल में आप देखें, एक यूनिट दिया जा रहा है, उसने जवाब नो दिया, उस पर हम माइनस का निशान लगा दिए। दूसरी यूनिट दिए, नो दिया। तीसरी यूनिट दिए, नो दिया। चौथी दिए, पाँचवीं दिए, छठी दिए। जब हम 7वीं यूनिट दे रहे हैं तब उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, उसका जवाब यस आ रहा है, हम वहाँ उस ट्रायल को रोक देते हैं। अब दूसरा ट्रायल करते हैं जो कि डिसेंडिंग सीरीज़ का है। इस एग्जाम्पल में हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 यूनिट से। 14 दिया, उसने जवाब दिया यस, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, प्लस का निशान लगाया। 13 दिया, 12 दिया, 11 दिया, 9 दिया, 8 दिया, 7 दिया। जब हम 6 पे जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि हमें आवाज़ सुनाई नहीं दी, नो, हम वहाँ उस ट्रायल को रोक देते हैं। ऐसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग के ट्रायल्स कराते हैं। इस एग्जाम्पल में 5 असेंडिंग ट्रायल्स कराए गए हैं और 5 डिसेंडिंग ट्रायल्स कराए गए हैं। जब हम ये ट्रायल्स करा लेते हैं उसके बाद सभी के थ्रेशोल्ड को हम निकालते हैं। देखें, पहले ट्रायल में छठे पर उसका जवाब नो था, लेकिन 7वें पर उसका जवाब यस हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच की यूनिट इस लेवल का थ्रेशोल्ड या इस ट्रायल का थ्रेशोल्ड माना जाएगा, जो कि है 6.5। ऐसे ही दूसरे ट्रायल का थ्रेशोल्ड 6.5, तीसरे का 7.5, चौथे का 8.5, पाँचवें का 8.5, छठे का 9.5, 7वें का 6.5, 8वें का 7.5, 9वें का 7.5 और 10वें का 7.5। ये हमारे पास 10 थ्रेशोल्ड्स आ गए। अब हमको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड निकालना है। अब हम क्या करें? इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि जितने हमारे थ्रेशोल्ड्स आ गए हैं उनका हम एवरेज निकाल लें और वही एवरेज उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाएगा। या दूसरा तरीका है कि हम असेंडिंग ट्रायल्स के मीन अलग निकाल लें या एवरेज अलग निकाल लें, डिसेंडिंग ट्रायल्स के मीन या एवरेज अलग निकाल लें,
फिर एवरेज ऑफ असेंडिंग ट्रायल्स प्लस एवरेज ऑफ डिसेंडिंग ट्रायल्स डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगाएं और जो वैल्यू आएगी वो उस फिजिकल एनर्जी के लिए उस इंडिविजुअल का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा। मींस फिजिकल एनर्जी की वह मात्रा अगर उसको दी जाएगी तो 50% चांस है कि वह उसको डिटेक्ट कर लेगा। दिस इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड दिस इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बाय मेथड ऑफ लिमिट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ लिमिट से डीएल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। चूंकि डीएल में हम परसेप्चुअल डिफरेंस को मेज़र कर रहे होते हैं, इसलिए डीएल में दो वैल्यू ली जाती है फिजिकल एनर्जी की। एक वैल्यू फिक्स रहती है जो हर बार वही वैल्यू दी जाती है, वह स्टैंडर्ड स्टिमुलस कहलाता है, और एक वैल्यू बार बार चेंज करके दी जाती है जिससे उसको कंपैरिजन करना होता है। जो ये चेंज की जाने वाली वैल्यूज़ होती हैं यह कंपैरिजन स्टिमुलस कहलाता है। चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि मेथड ऑफ लिमिट से डीएल को डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं। आइए इस टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। अगर हम इस टेबल को देखें, जो हमारे कंपैरिजन स्टिमुलस हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या हैं। इसमें आप देखें एक वैल्यू दी गई है, उसके सामने लिखा हुआ है मानक उद्दीपक। मतलब क्या हुआ, वह स्टैंडर्ड स्टिमुलस है जिससे हमको और वेट्स की तुलना करनी है। इसमें इंस्ट्रक्शन ये होता है कि हम आपको दो वेट देंगे, एक से दूसरे की आपको तुलना करनी है, आपको 3 रूपों में रिस्पॉन्स देना है। अगर आपको उससे हल्का लगे तो आपको हल्का बोलना है, बराबर लगे तो बराबर बोलना है, भारी लगे तो भारी बोलना है। लाइटर, इक्वल एंड हेवियर के रूप में आपको रिस्पॉन्सेस देने हैं। इसमें देखें तो 75 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक के वेट या कंपैरिजन स्टिमुलस हैं और स्टैंडर्ड स्टिमुलस है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम। पहले ट्रायल को देखें, वो ट्रायल असेंडिंग है। जैसे पहले 100 ग्राम का वेट दिया गया सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद 75 ग्राम का वेट दिया गया और पूछा गया कि आप इससे हल्का, भारी या बराबर महसूस कर रहे हैं। सब्जेक्ट ने जवाब दिया हल्का, माइनस का निशान आपने लगा दिया। दूसरा है 80, जिसको हल्का बोला, 85, 90, 95। जैसे ही आपने 100 को 100 के साथ दिया, उसने इक्वल में जवाब दिया, आपने इक्वल का साइन वहाँ दे दिया। 100 के साथ 105 आप दे रहे हैं तो भी वो इक्वल बोल रहा है, आपने इक्वल का साइन दिया। और 100 के साथ जब 110 दे रहे हैं तो वह हेवियर का रिस्पांस दे रहा है कि ये उससे भारी है, आपने प्लस का साइन दिया और उस ट्रायल को वहाँ रोक दिया। दूसरा डिसेंडिंग ट्रायल है। इसमें 100 ग्राम के साथ पहले आपने 125 ग्राम दिया, फिर 100 ग्राम के साथ 120 ग्राम्स, 100 ग्राम के साथ 115 ग्राम्स, 100 ग्राम के साथ 110 ग्राम्स, 100 ग्राम के साथ 105 ग्राम्स। यहाँ तक वो 100 से भारी बता रहा है। जैसे ही 100 को 100 के साथ आपने दिया, उसने इक्वल बताया। 100 के साथ 95 ग्राम को दिया, उसने इक्वल बताया। और 100 के साथ 90 ग्राम को जैसे ही आपने दिया, उसने बताया कि यह उससे हल्का है, आपने माइनस का साइन दिया और वह ट्रायल रोक दिया। ऐसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग कई ट्रायल्स करा लिए जाते हैं। यहाँ इस टेबल को देखें तो हमें 2 लेवल में रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। एक रिस्पॉन्स है लाइटर से इक्वल और एक रिस्पॉन्स है इक्वल से हेवियर। अब हम क्या करते हैं कि सभी ट्रायल्स के अपर थ्रेशोल्ड्स और लोअर थ्रेशोल्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अपर थ्रेशोल्ड का मतलब कि जहां वो हेवियर से इक्वल बोला है उसके बीच की यूनिट, और लोअर थ्रेशोल्ड का मतलब कि जहां वो लाइटर से इक्वल बोला है उसके बीच की यूनिट। आप देखें पहले ट्रायल में 105 को वो इक्वल बोला था, 110 को वह हेवियर बोला था। सो 105 और 110 के बीच की वैल्यू 107.5 ग्राम
यह हमारा अपर थ्रेशोल्ड हो गया इस ट्रायल का, और उसी के साथ लोअर थ्रेशोल्ड 95 को लाइटर बोला है और 100 को इक्वल बोला है। सो लाइटर और इक्वल के बीच की यूनिट लोअर थ्रेशोल्ड कहलाएगी। सो 95 और 100 के बीच की यूनिट 97.5 इसका लोअर थ्रेशोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही सभी ट्रायल्स के अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद अपर थ्रेशोल्ड्स का मीन हम अलग निकाल लेते हैं और लोअर थ्रेशोल्ड का मीन हम अलग निकाल लेते हैं। मीन्स अपर थ्रेशोल्ड्स जितने आए हुए हैं सबको जोड़कर जितने नंबर्स हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। इस केस में अपर थ्रेशोल्ड के सभी वैल्यूज़ को ऐड कर डिवाइडेड बाय 10 किया गया है, क्योंकि 10 ट्रायल हम कराए हैं, 5 असेंडिंग और 5 डिसेंडिंग। इसी प्रकार लोअर थ्रेशोल्ड का मीन निकाल लेते हैं। लोअर थ्रेशोल्ड के वैल्यूज़ को जोड़कर नंबर ऑफ ट्रायल से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे लोअर थ्रेशोल्ड का मीन आ जाता है। अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड के बीच की वैल्यू या अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड के डिफरेंस को इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है या अनिश्चितता का अंतराल कहा जाता है। शॉर्ट में इसको IU कहते हैं। अब हम अपर थ्रेशोल्ड माइनस लोअर थ्रेशोल्ड कर IU कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे DL का फॉर्मूला होता है IU डिवाइडेड बाय 2। हमारा जितना इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी आया हुआ है उसको हाफ कर देते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो DL की वैल्यू होती है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें, हमारे अपर थ्रेशोल्ड का मीन 106 है, लोअर थ्रेशोल्ड का मीन 96 है। सो इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी 106 माइनस 96 इज इक्वल टू 10। चूँकि DL का फॉर्मूला IU डिवाइडेड बाई 2 होता है, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ DL का वैल्यू क्या होगा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम DL आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्टैंडर्ड स्टिमुलस है 100 ग्राम्स, उसमें अगर 5 ग्राम का डिफरेंस हम करें, चाहे 5 ग्राम घटाएं या 5 ग्राम बढ़ाएं, तो अगर हम ऐसे कई ट्रायल्स कराएंगे तो 50% ऑफ द ट्रायल हमारा सब्जेक्ट डिफरेंस महसूस करेगा। यही DL है और DL का कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं। तो ये हुआ मेथड ऑफ लिमिट्स, जिसके द्वारा AL कैसे हम डिटरमाइन करें, DL कैसे डिटरमाइन करें। यह हम देख रहे हैं कि जो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम क्वांटिफाई कर दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ लिमिट्स एंड the process by which we determine absolute Lyman and differential Lyman by this method। चूँकि मेथड ऑफ लिमिट में फिजिकल एनर्जी का प्रेजेंटेशन एक ऑर्डर में किया जा रहा है, या तो असेंडिंग सीरीज में दे रहे हैं हम या डिसेंडिंग सीरीज में दे रहे हैं। ऐसे में एक एरर की संभावना होती है कि सब्जेक्ट एस्टिमेशन करने लगता है कि इतने ट्रायल के बाद ये चेंज होगा, जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। इसको दूर करने के लिए एक दूसरी विधि का उपयोग किया जाता है जो कहलाता है सतत त्रुटि विधि या मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई को मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग केसेस या मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि द्वारा भी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड का मेजरमेंट किया जाता है। मेथड ऑफ लिमिट्स और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई में बेसिक डिफरेंस ये है कि मेथड ऑफ लिमिट्स में फिजिकल एनर्जी का प्रेजेंटेशन एक ऑर्डर में हो रहा था, लेकिन मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई में जो फिजिकल एनर्जी है उसका प्रेजेंटेशन रैंडम ऑर्डर में होता है। सब्जेक्ट यह एस्टिमेट नहीं कर पाता कि अगले ट्रायल में कौन सी वैल्यू आएगी। वो अपर वैल्यू भी हो सकती है, वो लोअर वैल्यू भी हो सकती है। चूँकि इनका प्रेजेंटेशन रैंडम ऑर्डर में होता है, सो एस्टिमेशन समाप्त हो जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई से कैसे हम AL का डिटर्मिनेशन करते हैं और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई से कैसे हम DL का डिटर्मिनेशन करते हैं। चलिए एक हाइपोथेटिकल डेटा लेकर मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई से AL और DL का कैलकुलेशन करते हैं। इस टेबल को अगर हम देखें तो पहले कॉलम में साउंड इंटेंसिटी इन हर्ट्ज दिया हुआ है, जो कि
32 से 50 तक है। दूसरे कॉलम में प्रोपोर्शन ऑफ टाइम हर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वह प्रोपोर्शन जितनी बार उसने उस ध्वनि को या उस आवाज़ को सुनी है। तीसरे कॉलम में प्रोपोर्शन ऑफ टाइम नॉट हर्ड दिया हुआ है, मीन्स वो प्रोपोर्शन जिसमें उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं दी है। इस एग्जाम्पल में ध्वनि की तीव्रता को, एक तीव्रता को सब्जेक्ट को 100 बार दिया गया है और ऐसे ऐसे सभी ध्वनि तीव्रता को 100 बार प्रेजेंट किया गया है प्रयोज्य को, और जो उसका रिस्पॉन्स है उसका प्रोपोर्शन दिया गया है। जैसे 32 को उसने 100 में 3 बार सुना, डिटेक्ट किया, 34 को 12 बार, 36 को 15 बार, 38 को 20 बार, 40 को 30 बार, 42 को 43 बार, 44 को 65 बार, 46 को 70 बार, 48 को 80 बार और 50 को 98 बार, 98 बार उसने सुना कि वो आवाज़ उसको सुनाई दी, डिटेक्ट किया। ऐसे ही तीसरे कॉलम में अगर हम आएँ तो देखते हैं कि 32 को 97 बार उसने नहीं सुना, 34 को 88 बार नहीं सुना, 36 को 85 बार नहीं सुना, 38 को 80 बार नहीं सुना, 40 को 70 बार नहीं सुना, 42 को 57 बार नहीं सुना, 44 को 35 बार नहीं सुना, 46 को 30 बार नहीं सुना, 48 को 20 बार नहीं सुना और 50 को 2 बार नहीं सुना। तो इससे 2 प्रोपोर्शन हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम ट्रायल्स ले लेते हैं तो जितनी बार वो डिटेक्ट करता है उसको P से डिनोट करते हैं और जो डिटेक्ट नहीं करता है जितनी बार, उस प्रोपोर्शन को D से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर AL डिटरमाइन करते हैं। देखें इस एग्जांपल में फॉर्मूला देखें तो एपिकल वैल्यू -I/2 -I सम P। दूसरा फॉर्मूला देखें तो बेसल वैल्यू +I/2 +I सम D। सम P क्या है? जितनी बार सुना है उसके प्रोपोर्शंस का टोटल। सम D क्या है? जितनी बार नहीं सुना है उसके प्रोपोर्शंस का टोटल। इसमें 2 टर्म ऐसा है जो ध्यान देने योग्य है। पहला एपिकल वैल्यू और दूसरा बेसल वैल्यू। एपिकल वैल्यू का तात्पर्य यह है कि फिजिकल एनर्जी की वह वैल्यू जहां प्रयोज्य ने एक रिस्पॉन्स दिया हो तथा उसके नीचे के रिस्पॉन्सेज में डिफरेंस हो, और बेसल वैल्यू का तात्पर्य यह है कि वह लोवेस्ट वैल्यू जहां सब्जेक्ट ने एक रिस्पॉन्स दिया हो तथा उसके ऊपर के रिस्पॉन्सेज में अंतर हो। जैसे अगर 60 हर्ट्ज हम साउंड दे रहे हैं और 60 को सब्जेक्ट 100% बार डिटेक्ट कर ले रहा है, फिर हम अगर नीचे आते हैं 58 को वो 100% बार डिटेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि 98 बार डिटेक्ट कर रहा है, 2 बार वो मिस कर दे रहा है, तो यहाँ हमारी एपिकल वैल्यू 60 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 पर वो एक रिस्पॉन्स दिया है, उसके नीचे के वैल्यू में रिस्पॉन्स डिफर कर जा रहा है। ऐसे ही बेसल वैल्यू, सपोज हम 20 हर्ट्ज का साउंड दे रहे हैं और 100% टाइम्स सब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे ही हम 22 दे रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कुछ % बार डिटेक्ट कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सेज डिफर कर गए, तो यहाँ हमारा बेसल वैल्यू 20 होगा। एक बार फिर से, एपिकल वैल्यू वह हाईएस्ट वैल्यू जहाँ एक तरह का रिस्पॉन्स हो तथा उसके नीचे के वैल्यू में रिस्पॉन्सेज डिफर कर रहे हों। बेसल वैल्यू वह लोएस्ट वैल्यू जहाँ एक रिस्पॉन्स हो तथा उसके ऊपर के वैल्यूज़ में रिस्पॉन्सेज डिफर कर गए हों। इस एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर एक रिस्पॉन्स हो। जैसे हम देखें 50 को वह 98 बार डिटेक्ट कर रहा है लेकिन 2 बार वो मिस कर जा रहा है, 2 बार डिटेक्ट नहीं किया, तो हमारा रिस्पॉन्स एक नहीं है। ऐसे में हम एपिकल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि अगर एक इंटरवल और अगर हम बढ़ा दें तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे रिस्पॉन्सेस 100% आ जाएं। यह हम एजम्पशन करते हैं। तो यहाँ एपिकल वैल्यू हम
50 के बजाय एक अगर एज्यूम करें कि अगर हम 52 दें तब शायद वो 98 बार नहीं 100 बार यस बोलेगा, तो हमारा एपिकल वैल्यू 52 होगा। बेसल वैल्यू 32 है, जिसमें वो 97 बार तो नो बोला है लेकिन 3 बार यस बोल दिया है, यहाँ भी एक नहीं है। तो यहाँ भी हम एज्यूम करेंगे एक लिमिट, एक इंटरवल लो लाएंगे और एज्यूम करेंगे कि इस वैल्यू पर वह 100% बार एक रिस्पॉन्स देगा। एक इंटरवल लो मतलब अगर हम 30 ग्राम का दें तो हम एज्यूम करेंगे कि वो 100 बार डिटेक्ट नहीं करेगा, यह हम एज्यूम करके चलते हैं। तो हमारा बेसल वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 30 और एपिकल वैल्यू 52। अब फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला था एपिकल वैल्यू माइनस I/2 माइनस I सम P। एपिकल वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दिया 52 हर्ट्ज, 52। I मीन्स जो फिजिकल एनर्जी है उसके बीच का इंटरवल कितना है। हम एग्जांपल देखें तो इसमें 2 हर्ट्ज का इंटरवल है, 32, 34, 36, 38 मीन्स 2 हर्ट्ज का इंटरवल है, तो हमारा I यहाँ 2 हो जाएगा। सम P हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारा हर्ट का प्रोपोर्शन है उसका टोटल हमने पहले किया हुआ है। अब हम फॉर्मूला में रखते हैं 52 माइनस 2/2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.36 इज इक्वल टू 52 माइनस 1 माइनस 8.72 इज इक्वल टू 42.28। बेसल वैल्यू के फॉर्मूला से देखते हैं। बेसल वैल्यू हमारा था 32, सो 32 प्लस 2/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.64 इज इक्वल टू 30 प्लस 1 प्लस 11.28 इज इक्वल टू 42.28। सो ये 42.28 हमारा एब्सोल्यूट लाइमन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 42.28 हर्ट्ज इंटेंसिटी का अगर हम साउंड देते हैं तो 50% ऑफ द चांस ये है कि हमारा सब्जेक्ट उस इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेगा। दिस विल बी द एब्सोल्यूट लाइमन फॉर दिस फिजिकल एनर्जी। अब आइए देखते हैं कि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई से हम DL को डिटरमाइन कैसे करते हैं। प्रोसेस पहले जैसा ही है, इसमें भी एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस होता है और कई सारे कंपैरिजन स्टिमुलस होते हैं। स्टैंडर्ड स्टिमुलस के साथ कंपैरिजन स्टिमुलस को कंपेयर किया जाता है और सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स देना होता है कि कंपैरिजन स्टिमुलस स्टैंडर्ड स्टिमुलस से भारी है, हल्का है या बराबर है। आइए एक हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं और उससे DL कैसे निर्धारित किया जाता है समझते हैं। इस टेबल में हम देखें तो जो पहला कॉलम है वो है स्टिमुलस वैल्यू इन ग्राम्स, जिसमें 70 ग्राम से 130 ग्राम के वेट्स हैं। हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस है 100 ग्राम्स, जिसके आगे S लिखा हुआ है, मीन्स वो स्टैंडर्ड स्टिमुलस है। बाकी सब कंपैरिजन स्टिमुलस हैं। दूसरे कॉलम में सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज की फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अगर 100 के साथ 70 को हमने 100 बार दिया है सब्जेक्ट को, तो वह 0 बार 70 को 100 से हेवियर बताया है, भारी बताया है। 80 को 100 से 10 बार भारी बताया है, 90 को 35 बार, 100 को 40 बार, 110 को 78 बार, 120 को 84 बार और 130 को 90 बार हेवियर बताया है या भारी बताया है। दूसरे में जितनी बार वो कंपैरिजन स्टिमुलस को स्टैंडर्ड स्टिमुलस के इक्वल बताया है उसकी वैल्यूज़ हैं। और तीसरे कॉलम में कंपैरिजन स्टिमुलस को स्टैंडर्ड स्टिमुलस से जितनी बार वो हल्का बोला है उसके नंबर्स दिए हुए हैं। लास्ट में इनका प्रोपोर्शन निकाल देते हैं। सभी के प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, जैसे 90 का प्रोपोर्शन हो गया 0.90, 84 का 0.84, ऐसे सब का प्रोपोर्शन दे देते हैं। फिर उसके बाद हेवियर, इक्वल और लाइटर के प्रोपोर्शंस का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमको 2-3 चीज़ कैलकुलेट करना होता है जिससे हम DL डिटरमाइन कर पाएँ।
हमारे डीएल का फॉर्मूला होता है ut माइनस एल टी डिवाइडेड बाई 2, अपर थ्रेशोल्ड माइनस लोअर थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाई 2। पहले हमको अपर थ्रेशोल्ड फिर लोअर थ्रेशोल्ड को डिटरमाइन करना होगा या कैलकुलेट करना होगा। अपर थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या है? एपिकल वैल्यू माइनस आई बाई 2 माइनस आई सम पी। लोअर थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला बेसल वैल्यू प्लस आई बाई 2 प्लस आई सम डी। फॉर्मूला में एपिकल वैल्यू एस एल के रूप में और बेसल वैल्यू एस ओ के रूप में इंडिकेट किया गया है। आई बाई 2 जब हम फॉर्मूला में बोल रहे हैं, यहाँ 0.5 आई दिया हुआ है जो कि सेम है, या तो हम आई बाई 2 कर दें या 0.5 मल्टीप्लाइड बाई आई कर दें, इक्वल आएगा। आई का मतलब पहले ही हम देख चुके हैं, इंटरवल। इसमें इंटरवल कितना है? 10-10 ग्राम का है। 70 प्लस 10 80 प्लस 10 90 मीन्स हमारा इंटरवल 10 ग्राम का है। और आई सम पी और आई सम डी हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। सो फार्मूला में रखते हैं और डीएल कैलकुलेट करते हैं। पहले अपर थ्रेशोल्ड, यहाँ भी टेबल में हम देखें तो हमें कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर 100% रिस्पॉन्सेज सेम हैं, तो इसलिए एपिकल वैल्यू के लिए एक इंटरवल हम बढ़ा देंगे, बेसल वैल्यू के लिए एक इंटरवल हम घटा देंगे। सो हमारा यहाँ एपिकल वैल्यू हो जाएगा 140, आई हमारा 10 है और सम पी है 3.37। फार्मूला में रखते हैं 140 माइनस 10 बाई 2 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.37 इज इक्वल टू 101.3। दिस इज द अपर थ्रेशोल्ड। नाउ कैलकुलेट द लोअर थ्रेशोल्ड। बेसल वैल्यू हमने एज्यूम किया था 60 ग्राम, क्योंकि एक इंटरवल डाउन किया गया था। 60 प्लस 10 बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.44, सम डी हमारा 2.44 है, इज इक्वल टू 89.4। हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखते हैं और डीएल कैलकुलेट करते हैं। डीएल का फॉर्मूला था ut माइनस एल टी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स अपर थ्रेशोल्ड माइनस लोअर थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाई 2। हमारा अपर थ्रेशोल्ड था 101.3 माइनस लोअर थ्रेशोल्ड था 89.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.9 और 6। सो 6 ग्राम विल बी द डीएल। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस है 100 ग्राम, उसमें 6 ग्राम का डिफरेंस करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, तो 50% चांस ये है कि हमारा सब्जेक्ट डिफरेंस डिटेक्ट करेगा। या तो घटाएंगे तो हल्का बोलेगा, बढ़ाएंगे तो भारी बोलेगा। यहाँ हम एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं, वह कहलाता है आत्मगत समानता बिंदु या पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी या PSE। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी क्या है? पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी वह वैल्यू है जहां एवरेज रूप से सब्जेक्ट उस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर मान रहा है। PSE हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल, ut प्लस LT डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हम देखें हमारा ut 101.3 था, LT 89.4 था। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो जो वैल्यू आ रही है वह है 95.35। इसका मतलब है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी 95.35 है। सो यहाँ 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने यह समझा कि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई के थ्रू हम AL एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और DL डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, या सब्जेक्ट के साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई कैसे करते हैं थ्रू साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स की तीसरी विधि है मेथड ऑफ एवरेज एरर। इस विधि को मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ इक्वल स्टिमुलाई के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक जो 2 विधियां थीं, मेथड ऑफ लिमिट्स और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, इसमें फिजिकल स्टिमुलस एक्सपेरिमेंटर के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन मेथड ऑफ एवरेज एरर में एक्सपेरिमेंटर के द्वारा नहीं बल्कि सब्जेक्ट ही फिजिकल स्टिमुलस को मैनिपुलेट करता है। इसीलिए
इसको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। जैसे वॉल्यूम लेवल है, सब्जेक्ट मिनिमल पर किया हुआ है, डिटेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा बढ़ाया फिर भी डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर थोड़ा बढ़ाया फिर डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर थोड़ा बढ़ाया, अब उसको आवाज़ सुनाई दी। ऐसे ही कई प्रयास वो करता है और जिस वैल्यू पर वह डिटेक्ट करता है उन वैल्यूज़ का एवरेज निकालकर उसका AL डिटरमाइन कर लिया जाता है। अगर वह उसको बढ़ाते जा रहा है और एक पॉइंट पर उसको डिफरेंस महसूस होता है, ऐसे ही कई ट्रायल्स कराकर उनका एवरेज निकालकर DL डिटरमाइन कर लिया जाता है। सामान्यतः मेथड ऑफ एवरेज एरर हम म्यूलर-लायर इल्यूजन को डिटरमाइन करने के लिए या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। म्यूलर-लायर इल्यूजन क्या है? अगर दो बराबर लाइन लें, एक को हम एरो हेडेड कर दें और एक को फेदर हेडेड कर दें, तो फेदर हेडेड लाइन एरो हेडेड लाइन से बड़ी दिखाई देती है, जबकि दोनों लाइंस इक्वल हैं। यह बड़ी दिखाई देती है, मीन्स फॉल्स परसेप्शन होता है। यह म्यूलर-लायर इल्यूजन कहलाता है और इस म्यूलर-लायर इल्यूजन को मेज़र मेथड ऑफ एवरेज एरर से किया जाता है। सो यहाँ हम ध्यान रखें, मेथड ऑफ एवरेज एरर में फिजिकल एनर्जी को एडजस्ट सब्जेक्ट करता है, न कि एक्सपेरिमेंटर, जबकि मेथड ऑफ लिमिट्स और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई में फिजिकल एनर्जी का मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटर करता है, न कि सब्जेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि साइकोफिजिक्स क्या है, इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, थ्रेशोल्ड्स को डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, रेफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है, इन थ्रेशोल्ड्स को मेज़र करने के लिए साइकोफिजिक्स में विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, स्पेशली मेथड ऑफ लिमिट्स और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई से एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, इसको हम लोगों ने विथ एग्जांपल समझा। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से थ्रेशोल्ड्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं तथा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट या मेथड ऑफ एवरेज एरर से म्यूलर-लायर इल्यूजन का मेज़रमेंट साइकोफिजिक्स कैसे करता है, इन सब के बारे में आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिस्कशन किया। तब तक के लिए स्टडी साइकोलॉजी, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ। थैंक यू।